नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसे चली आप लोगों की स्टडी। उम्मीद करूंगा आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी लगातार अच्छे तरीके से चल रही होगी, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूं। और आपकी डिमांड पर जो भी आप कमेंट करते हैं कि भैया आज इस सब्जेक्ट पर वीडियो लाओ, इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाओ, तो मैं लगातार आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ और आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो भाई आज का जो वीडियो है हमारा होने वाला है क्लास 12th बायोलॉजी के अंतर्गत, यानी कि बायोलॉजी के आज के इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे भाई 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि अगर आपने इससे पहले देखा होगा तो एक वीडियो में मैंने आपको यहां पर जो हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न थे 1 नंबर वाले क्वेश्चन और जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे उनको हमने 50 क्वेश्चन आपको करा दिए थे। और इस वीडियो में नंबर है भाई आपका 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आएंगे पूरे के पूरे दीर्घोत्तरी में, ठीक है। जो आपका होता है ना, एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न होता है और एक आपका होता है लघुत्तरीय प्रश्न। तो लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो भाई काफी महत्वपूर्ण है, पूरा अंत तक आपको देखना है और चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आंसर के साथ रहेगा सब कुछ। तो पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर क्या है भाई? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और आपको पूरा अंत तक वीडियो को वॉच करना है। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो कि आपके सामने है, देखिए, और इसका आंसर, और हाँ, जहां पर डायग्राम की जरूरत पड़ेगी वहां पर आपको डायग्राम भी कराया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, कह रहा है कि एक आवृत्तिबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताएं जहां नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लॉन्ग का प्रश्न है ये, है ना, मतलब कि जो दीर्घोत्तरी में आता है वैसा प्रश्न है। तो एक आवृत्तिबीजी पुष्प की बात करी गई है, तो बोल रहा है कि उन अंगों के नाम बताओ जहां पर नर और मादा, ध्यान समझिएगा, जहां पर क्या कह रहा है कि नर और मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो आंसर यहां से स्टार्ट होता है और आंसर पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। देखिए, तो आंसर में बताया गया कि आवृत्तिबीजी पादप, है ना, पुष्पी पादप है और पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है जिसका कार्य प्रजनन होता है। पुष्प में निम्नलिखित 4 चक्र होते हैं। तो भाई चक्रों की अगर बात करें कौन कौन से, तो देखो यहाँ पर का नंबर है जिसको कहते हैं बाह्यदल पुंज, ठीक है, बाह्यदल पुंज, और सेकंड है दल पुंज, और थर्ड है आपका पुमंग, और एक होता है आपका जायांग। आप इनका नाम सुने होंगे और अगर नहीं सुने तो याद कर लो, ठीक है ना। तो अब ये 4 हो गए, जिसमें बाह्यदल की अगर बात करें तो इसका निर्माण बाह्यदल से होता है ना, जो पुष्प होता है। देखिए, आपको एक डायग्राम यहाँ पर दिखाना चाहूंगा मैं, जैसे कि आपके सामने ये डायग्राम है, ठीक है, क्या है भाई? डायग्राम है। अब इस डायग्राम में जो अगर हम बाह्यदल की बात करें तो ये जो बाहर का पार्ट होता है ना, इसमें देखिए पुष्प को जो पकड़ के रखता है, बोले तो ये पकड़ के रखता है ना, तो कस के रखता है, यही होता है बाह्यदल यानी बाहरी पार्ट। अब देखो इसमें कह रहा है दलपुंज के बारे में। तो दलपुंज जो होता है ये आपका कहां पर होता है? तो इसका निर्माण दल से होता है, यानी कि जो इसके जो बाह्यदल है इसके अंदर का जो पार्ट होगा, ठीक है ना। इसके कुछ नाम देखिए दिए गए हैं, तो आप चाहें तो जब डायग्राम मतलब आप अपनी जो है कॉपी पर, बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर बनाएंगे तो इनके जो है नाम आप इंग्लिश से भी लिख सकते हैं, है ना, और आप जो है हिंदी से भी लिख सकते हैं, है ना। तो आपका ये जो चित्र है क्या है? पुष्प की अनुलंब काट का रेखी चित्र है, रेखी चित्रण। तो इसको आप अच्छे से बनाना सीख लीजिएगा। वैसे देखिए इसमें है कुछ खास नहीं है, आपको सिर्फ पेंसिल से देख डायग्राम बनाना है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि आप लोग कोई कलरफुल पेन लेकर के जाएं और सोचें कि हम लोग कलरफुल पेन से बनाएं तो अच्छा दिखेगा, तो ऐसा अच्छा दिखाने के चक्कर मत रहना। थोड़ा सा डायग्राम जो है, मतलब 2 ही कलर का पेन यूज करना, मैंने आपको बता भी दिया है इससे पहले भी, है ना, कि 2 कलर का पेन आपको यूज करना, इसके अलावा कोई कलर यूज मत करना। आपको एक ब्लैक, है ना, काला, और एक आपको क्या है? ब्लू यानी कि नीला। तो 2 कलर का पेन यूज करो और आप उसके साथ यहाँ पर पेंसिल लेके जाना, और डायग्राम वाला जो काम होगा वो पेंसिल से आप कर देंगे। बाकी आप अच्छे तरीके से उसका नामांकन कर देना, तो आपको नंबर पूरे मिल जाते हैं। तो ये देखिए 4 इसके पार्ट हैं। पुमंग में देखिए क्या होता है? इसका निर्माण पुंकेसर से होता है और यह पुष्प का नर जनन चक्र होता है, मतलब नर जनन अंग होता है ना, पूछा जाता है ऑब्जेक्ट में कभी कभी।
बात कर लेते हैं जायांग की। देखिए जो जायांग होता है आपका, इसका निर्माण कहां पर होता है, तो देखिए अंडप से होता है और यह पुष्प का मादा जननांग होता है, मतलब कि मादा जनन चक्र कहलाता है। अब इसके बाद यहां पर थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। देखिए पुंकेसर जो होता है, यानी कि जो आपका क्या होता है, पुमंग जो होता है, इसका निर्माण पुंकेसर में होता है। पुंकेसर क्या होता है देखिए यहाँ पर, तो पुंकेसर को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि पुंकेसर के पराग कोश में जो है पराग कण मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकण का निर्माण होता है और पराग कण नर युग्मकोद्भिद, क्योंकि भाई यहां पर क्या है, पुंकेसर जो है ये नर जननांग होता है पुष्प का, तो इसीलिए यहां पर बताया गया है कि पराग कण जो है नर युग्मकोद्भिद कहलाता है। और अंडक के 3 भाग होते हैं, एक होता है अंडाशय, एक होता है वर्तिका और एक होता है वर्तिकाग्र। ठीक है ना, ये 3 पार्ट यहां पर इनको याद कर लेना आप लोग। अंडक के कितने भाग होते हैं, 3, अंडाशय, वर्तिका, ठीक है, और एक आपका वर्तिकाग्र। तो देखो इसमें यहां पर कुछ नाम भी इसके बताए गए हैं, यही जैसे कि यहां पर है ना, ओवरी हो गया, स्टाइल हो गया, स्टिग्मा हो गया, तो ये इसमें देखो नाम यहां पर है, देखिए स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, यहां पर ओवरी हो गया, तो ये इसके पार्ट है, इंग्लिश में है, लेकिन थोड़ा सा आप जैसे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनको इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो आप इनको हिंदी से याद करना, ठीक है, और इनके नाम भी आप लोग हिंदी से कर लेना जब आप डायग्राम बनाने जाएंगे। तो ये हो गया विजांड काय की गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूण कोश का विकास होता है। बस इतना करना और ये चित्र बना देना है। तो ये जो क्वेश्चन होगा आपका यहाँ पर पूरा 3 नंबर आपको दे करके जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को जरूर कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, क्लियर है ना। अब आएंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो तो हमारा अगला देखो क्वेश्चन है, कह रहा है कि आप मादा युग्मकोद्भिद के एक विजाणुज विकास से क्या समझते हैं। तो भाई यहां पर इसको समझते क्या है, देखो आप समझिए इसका आंसर सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए अब जो भी वीडियो आएंगी इस चैनल पर सारी की सारी आंसर के साथ आपको मिलेंगी। तो देखो यहां पर आंसर लिखना है इसका, गुरु बीजाणु जनन के फलस्वरूप बने गुरु बीजाणु चतुष्क में से 3 नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, 4 रहेंगे, तो 4 में से क्या होंगे, 3 नष्ट हो जाते हैं। फिर कह रहा है तथा केवल एक गुरु बीजाणु ही सक्रिय होता है, 4 में से 1, है ना, जो मादा युग्मकोद्भिद का विकास करता है और गुरु बीजाणु का केंद्रक 3 सूत्री विभाजनों द्वारा 8 केंद्रक बनाता है, ठीक है। कितने केंद्रक बनाता है, तो यहां पर ध्यान देना 8 टोटल, ठीक है ना, 8 केंद्रक बनाता है और प्रत्येक ध्रुव पर 4 केंद्रक व्यवस्थित हो जाते हैं। मतलब जो 8 थे इनमें से 8 में से कितने 4 जो है अलग अलग ध्रुव पर ये व्यवस्थित हो जाते हैं या बैठ जाते हैं बोले तो। इसका जैसे आप स्क्रीनशॉट करना चाहें तो क्वेश्चन ही आपके सामने है और आंसर भी आपके सामने, तो वीडियो को रो करके स्क्रीनशॉट कर लिया करो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप लोग देखिए मैं आपको नोट्स जो प्रोवाइड करा रहा हूं, आप वो नोट्स भी ले सकते हैं, पूरा हैंड रिटन आपको मिलेगा, ठीक है। यहां पर फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट का पूरा हैंड रिटन नोट्स आपको 99 रुपए में मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। तो पीडीएफ आपको सारे मिलेंगे। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप नंबर पर 9511470534, ठीक है। तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप ले लीजिएगा, तो आपको ये स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सारी चीजें आपको मैं यूट्यूब पर जो है बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आप यहां पर भी देखो और नोट्स भी अगर चाहते हो तो आप ये भी परचेस कर सकते हो, एक बेहतर ऑफर है आपके लिए। तो ये देखो यहां पर इसका हो गया। अब देखो इसके बाद यहां पर भ्रूण कोश के विजांड द्वारी ध्रुव पर स्थित 4 केंद्रकों में से 3 केंद्रक कोशिकाएं अंडप उपकरण बनाते हैं, और जबकि निभागी सिरे के 4 केंद्रकों में से 3 केंद्रक एंटीपोडल कोशिकाएं बनाते हैं। दोनों ध्रुवों से आए एक केंद्रक, ठीक है ना, मतलब जो 4 यहां पर बैठे थे उनमें से एक केंद्रक आपके ध्रुवों से निकल के आते हैं, और जहां पर क्या होता है केंद्रीय कोशिका में संयोजन द्वारा ध्रुवीय केंद्रक बनाते हैं। और चूंकि मादा युग्मकोद्भिद सिर्फ एक ही गुरु बीजाणु से विकसित होता है, अतः इसे एक बीजाणु विकास कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से एक बीजाणु विकास के ऊपर आपका टिप्पणी कह सकते हैं या इसका आंसर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान समझिएगा, सारे क्वेश्चन एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस बार। तो इसको उन्मूली बोलते हैं, ठीक है। उन्मेल परागणी पुष्पों से आप क्या समझते हैं, तो उन्मूली पुष्प होते हैं, एक अनुन्मलीय होते हैं और एक उन्मलीय होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है तो ध्यान समझिएगा। पुष्पों से क्या तात्पर्य है और क्या अनुन्मलीय पुष्पों में
पर परागण संपन्न होता है या नहीं। तो देखो यहाँ पर शॉर्ट में इसका आंसर देना है। वे पुष्प, ध्यान समझिएगा, वे पुष्प जिनके परागकोश तथा वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं, यानी ऐसे ही पुष्प जिनके परागकोश और वर्तिकाग्र क्या होते हैं भाई, अनावृत होते हैं, यानी एक्सपोज बोलेंगे, ठीक है ना, एक्सपोज्ड। तो अनावृत होते हैं उन्मूलीय परागणी पुष्प कहलाते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर आपका बायोला हो गया, ऑक्जेलिस हो गया, ठीक है, ये क्या है, अनुन्मली होते हैं। अब बात करें यहाँ पर अनुन्मली पुष्पों की, ये क्या है, उन्मली होते हैं, उन्मली, ठीक है। अब अनुन्मलियों की बात करते हैं तो देखो पुष्पों में पर परागण नहीं होता। जो ये इस प्रकार के पुष्प होंगे, अनुन्मली पुष्प होंगे, उनमें पर परागण नहीं होगा। अनुन्मलीय पुष्प अनावृत नहीं होते हैं, अतः इनमें पर परागण संभव नहीं होता है। और इस प्रकार के पुष्पों के परागकोश तथा वर्तिकाग्र पास पास स्थित होते हैं और परागकोश के स्फुटित होने पर परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागण करते हैं। अतः अनुन्मलीय पुष्प स्वपरागण ही करते हैं। जो आपके देखो इसमें अनुन्मली पुष्प होते हैं, ये क्या करते हैं भाई, स्वपरागण करते हैं, ठीक है ना, स्वपरागण करते हैं। तो इसका रीजन आप देखो, अब यहाँ पर कई सारे ऐसे वर्ड आए हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पर परागण, स्वपरागण, परागकण, है ना। इनको आपको मैंने शॉर्ट तरीके से देखो, जो एक वीडियो बनाया था शॉर्ट वाले क्वेश्चन का, उसमें मैंने सारी चीजें समझाई हैं। तो पर परागण क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है और ये कैसे होते हैं, इन सब के बारे में कहीं ना कहीं आपको नॉलेज होना चाहिए, वरना ये चीजें समझ में नहीं आएंगे, कंफ्यूज आप हो जाएंगे। तो इसलिए पहले थोड़ा बेसिक भी आपको पढ़ लेना है, और वो वीडियो आप अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, वरना नोट्स आप परचेज कर लीजिएगा, वहां पर मैं आपको पूरा चैप्टर वाइज प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है, पूरा कंप्लीट रहेगा, हैंड रिटन। और भाई देखो अब बोलेंगे यहां पर अगले क्वेश्चन पर। तो देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन किसके ऊपर है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए। कह रहा है कि पुष्पों द्वारा स्वपरागण को रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्य नीतियों का विवरण। तो यहां पर आपको देखना, स्वपरागण को रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्य नीतियां। तो इसमें 2 कार्य नीतियां आपको बताना है, 2 में से दोनों आपके सामने है। देखो यहां पर लिखना है कि पुष्पों में स्वपरागण को रोकने के लिए या रोकने हेतु विकसित की गई 2 कार्य नीतियां निम्न है, जिसमें से पहला आपका आता है स्वबाध्यता, ठीक है ना, सेल्फ फर्टिलिटी। तो स्वबाध्यता के अंतर्गत देखो क्या होता है, इसमें समझ लीजिए आप लोग। जो स्वबाध्यता होती है, इस प्रकार की कार्यनीति में यदि किसी पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो वे उसे निषेचित नहीं करते। मतलब आपको मैंने स्वपरागण बताया था ना, स्वपरागण में होता यह है कि जैसे कोई एक पुष्प है ना, कोई आपका स्वपरागण में एक पुष्प है, मान लीजिए ये हमारे पास, जैसे मैं आपको आसानी से यहाँ पर समझाता हूँ, मान लो ये पुष्प है, ठीक है ना, आप समझने के लिए, इस पुष्प के जो वर्तिकाग्र पर क्या है, परागकण होंगे, वो इसी पुष्प के दूसरे वर्तिकाग्र में पहुंच जाते हैं। तो ये आपकी क्रिया जो होती है वो स्वपरागण के अंतर्गत आती है। लेकिन जो पर परागण होता है भाई, उसमें क्या होता है, 2 पुष्प होते हैं, ठीक है, 2 पुष्प होंगे इसमें, और दोनों पुष्प में इस पुष्प के वर्तिकाग्र से जो है परागकण निकल के और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में आ जाते हैं। मतलब पौधा जो होगा भाई एक ही होगा, लेकिन पुष्प आपके अलग अलग होंगे। तो ये पर परागण होता है, पर का मतलब दूसरा या पराया समझ सकते हैं, और स्व मतलब उसी में रहेगा। तो ये चीजें थोड़ा सा हमें बेसिक हैं और इनको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो देखो ये चीज आपको यहाँ पर यही बताया गया है कि वे उसे निषेचित नहीं कर पाते हैं। अर्थात उदाहरण के तौर पर मालवा के एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते हैं, ये होता है स्वबाध्यता, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, भिन्न काल पक्वता। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं, जिससे स्वपरागण नहीं हो पाता है। उदाहरण के तौर पर सैक्सीफेग्रा कुल के सदस्य, तो ये होता है आपका दूसरा। तो दोनों समझ में आ गए ना। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें कह रहा है कि स्वपरागण अयोग्यता क्या है, और इसमें बताओ कि यहाँ पर स्व अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्वपरागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच सकती या पहुंच पाती है। तो देखो इसका आंसर यहां से देना है आपको। आंसर हो जाएगा स्व अयोग्यता। अब देखिए मैं ये चीजें क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन जो है ना रिपीटेड हैं, बार बार बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, तो इसलिए चैप्टर वाइज आपको बता रहा हूं और आपको कहीं कंफ्यूज होने की भी दिक्कत नहीं है।
तो जिस चैप्टर से बताए जाए जितने क्वेश्चन उनको करते जाओ, क्योंकि भाई आप अपने से नहीं कर पाते हो। लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भैया समझ नहीं आ रहा कि बायोलॉजी में कितना पढ़ लें, कौन से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, या केमिस्ट्री में कौन से क्वेश्चन पढ़ लें। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो ऐसे जो है रेगुलर प्रोवाइड करा रहा हूँ, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर सारा कुछ मिलेगा। तो टेंशन मत लो आप लोग, बस क्या करो आप लोग अपने भैया को सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो जब आप सब्सक्राइब करोगे यहाँ पर तो भाई हमारा क्या होगा, जो मोटिवेशन है वो बढ़ जाएगा, और मोटिवेशन बढ़ेगा तो वीडियो की यहाँ पर भरमार हो जाएगी, यानी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कम नहीं होंगे, मैं आपको हमेशा प्रोवाइड कराऊंगा। तो देखो, स्व अयोग्यता पुष्पीय पौधों में पाई जाने वाली ऐसी प्रयुक्ति है या ऐसी युक्ति है जिसके फलस्वरूप पौधों में स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, अतः इन पौधों में सिर्फ पर परागण ही होता है, ठीक है ना, या हो पाता है। तो ये होता है स्व अयोग्यता में दो प्रकार होते हैं इसके, एक तो आपका होता है विषम रूपी और एक होता है समकारी। तो विषम रूपी की बात कर लेते हैं, क्या होता है इसमें देखो। तो विषम रूपी यहाँ पर आपका होता है इस प्रकार के जो पौधे होते हैं या पुष्प होते हैं, तो इनमें देखो क्या होता है, इस प्रकार की स्व अयोग्यता में एक ही जाति के, ठीक है, एक ही जाति के पौधों के वर्तिकाग्र तथा पराग कोषों की स्थिति में भिन्नता होती है, अतः पराग नलिका की वृद्धि वर्तिकाग्र में रुक जाती है। तो ये आपका हो गया पहला। सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं समकारी की। देखो तो यहां पर समकारी में क्या होता है, जो इस प्रकार के स्व अयोग्यता विरोधी एस एलील्स होते हैं, इनके द्वारा उपरोक्त कारणों के फलस्वरूप स्व अयोग्यता वाली जातियों में स्वपरागण प्रक्रिया बीज की रचना तक नहीं पहुंच पाती, ये होता है समकारी। तो देखो आपके सामने पूरा यहां पर विवरण लेकर के मैं आया हूं, ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन दे दिए जाए, पूरा यहां पर विवरण है, हर चीजें आपके सामने हैं। तो ये आपको देखिए, जो पहला चैप्टर हमारा था यहां तक कि मैंने 5 क्वेश्चन आपको लॉन्ग के बताए हैं, 5 नंबर तक, ठीक है ना। तो 5 क्वेश्चन आपके ये जो हो गए ना, ये आपके पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इससे होने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद भाई आपका आता है सेकंड चैप्टर जो कि है आपका मानव जनन। तो यहां से स्टार्ट करते हैं भाई मानव जनन, और इसके कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, चलिए अब हम लोग इसकी बात करते हैं। ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, वृषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक के दो प्रमुख कार्यों का वर्णन करिए। देखिए वृषण क्या होता है और अंडाशय क्या होता है, इसके क्या है आपको दो कार्य बताने हैं, ठीक है ना, दो आपको इसके कार्य बताने हैं। चलिए तो जानते हैं फिर। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर 2 से ज्यादा ही मैं बताऊंगा। तो देखो वृषण के कार्य पहले बात करेंगे आंसर में, वृषण के क्या क्या कार्य होते हैं। देखो तो वृषण में जनन कोशिकाओं से शुक्र जनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको तो आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। ये फर्स्ट इसका कार्य हो गया। सेकंड नंबर बात करें तो यहाँ पर देखिए, जो वृषण होता है, वृषण में होती हैं सर्टोली कोशिकाएं, ठीक है ना। कौन सी भाई, सर्टोली सेल्स या सर्टोली कोशिकाएं। तो वृषण की सर्टोली कोशिकाएं शुक्र जनन कोशिकाओं तथा शुक्राणुओं का पोषण करती हैं। जो शुक्राणु यहाँ पर निर्माण होते हैं ना इनका, शुक्राणुओं का, तो ये सर्टोली कोशिकाएं इसको पोषण प्रदान करती हैं। तो ये सेकंड हो गया। तीसरा आपको यहाँ पर है, और 2 ही बताने थे तो आप 3 कर लीजिए, मान लीजिए कि एक आपको भूल भी जाएगा तो अगला तो याद ही रहेगा, है ना। तो ये चीजें हमेशा हमें एक्स्ट्रा में कोई ना कोई ऑप्शन लेकर के चलना चाहिए, ठीक है। देखिएगा तो तीसरा है, वृषण की अंतराली कोशिकाओं से एंड्रोजन्स हार्मोन स्रावित होते हैं, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये 3 आपके इसके क्या हो गए प्रमुख कार्य। अब इसमें आपको अंडाशय की कार्य भी बताने, तो देखो अंडाशय के कार्य कौन कौन से हैं इसको हम लोग चलिए जानते हैं। तो अंडाशय के कार्यों की बात करें तो इसमें भी हम आपको 3 कार्य बताएंगे, ठीक है ना। तो पहला आपके सामने देख सकते हैं, अंडाशय की जनन कोशिकाओं से अंड जनन द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। देखो शुक्राणुओं का निर्माण वृषण से होता था और अंडाशय से भाई आपका होता है अंडाणुओं का निर्माण, ठीक है ना। तो ये नर और मादा में भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है ना। नर में क्या होगा, वृषण का बात करेंगे हम लोग, और मादा में क्या भाई, अंडाशय का बात करेंगे, है ना, अंडाशय की बात करेंगे। तो ये आपका अब अंडाशय हो रहा, तो ये मादा की बात हो रही है। देखो तो अंडाशय की जनन कोशिकाओं से अंड जनन द्वारा किसका, अंडाणुओं का, है ना, निर्माण होता है। सेकंड की बात कर लेते हैं। देखो अंडाशय की ग्राफियन पुटिका से एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स, तो देखो मादा में क्या होता है एस्ट्रोजेंस, और नर की बात करें तो इसमें क्या होता है एंड्रोजेंस, है ना। तो ये अलग अलग है। तो ये आपका हो गया स्रावित होता है, यह अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं। देखो तो तीसरे में क्या होता है, अंडाशय से में बनी संरचना कार्पस ल्यूटियम
से स्रावित प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, हार्मोन्स गर्भाशय में निषेचित अंडाणु को स्थापित करने में सहायक होता है। तो 3 इसके क्या हो गए कार्य इसके, है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें कि बताया गया है कि शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन करिए। ये क्या भाई, शुक्रजनक नलिका का। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें डायग्राम है। सचित्र वर्णन के लिए जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो वहां पर लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत पूछेगा, क्योंकि इसमें आपको थ्योरी तो लिखनी पड़ेगी, मतलब आंसर देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ आपको चित्र भी समझाना पड़ेगा। तो भाई डायग्राम अगर आएगा तो फिर समझ लो कि वो क्वेश्चन लॉन्ग में पहुंच जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम सीखते हैं। और आपके सामने यहाँ पर ये डायग्राम है, इस प्रकार से बनाना है। और इसके अलावा इसका थ्योरी है। तो थ्योरी में क्या लिखना, देखो समझिएगा। शुक्रजनक शुक्राणु से संबंधित है, वृषण से संबंधित है ना, नर से। तो देखिए वृषण का निर्माण अनेक शुक्रजनक नलिकाओं से होता है, ठीक है ना। ये समझ में आया पहला पॉइंट, ध्यान समझना। शुक्रजनक नलिकाओं के मध्य संयोजी ऊतक में स्थान स्थान पर अंतराली का मतलब खाली स्थान, ठीक है ना, कोशिकाओं के समूह स्थित होते हैं और इन्हें लीडिंग कोशिकाएं बोलते हैं या कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, लीडिंग कोशिका। और इससे स्रावित नर हार्मोन्स के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं, ठीक है ना। आप देखो इसके बाद यहाँ से ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट यहाँ पर आओ और डायग्राम देखिए आपके सामने है। डायग्राम आपको इस तरीके से बनाना है, बाकी आप बुक में भी देख लेना, आपके दिया रहेगा। तो देखो इसके बाद यहाँ पर लिखना है कि प्रत्येक शुक्रजनक नलिका पतली एवं कुंडलित तो होती है, ठीक है। पतली होती है और कैसी होती है, तो कुंडलित होती है। यह 2 पर्दों, ठीक है ना, यहाँ पर आप इसको पर्दों कर दीजिए, सी घिरी रहती है और बाहरी परत को बहिकुंचक तथा भीतरी परत को जनन एपिथीलियम कहते हैं। देखो ये आपके पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में इनको पूछ सकता है, याद रखना, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव आपका कहीं बाहर से नहीं आता, यहीं से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन को उठा करके रख देता है। तो जनन एपिथीलियम का, एपिथीलियम क्या भाई, तो यहाँ पर भीतरी परत होती है, ठीक है ना। ये आपका होगा शुक्रजनन नलिका की भीतरी परत। तो जनन एपिथीलियम का निर्माण मुख्य रूप से जनन कोशिकाओं से होता है और इनके मध्य स्थान स्थान पर सर्टोली कोशिका, यहाँ पर सर्टोली कर लो, सर्टोली कोशिका पाई जाती हैं और जनन कोशिकाओं से शुक्रजनन तथा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। ये तो आपको बेसिक पता है। अब देखो शुक्राणु सर्टोली कोशिका से, देखो सर्टोली कोशिकाओं से पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं, वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिनियों में खुलती हैं और शुक्रवाहिकाएं अधिवृषण में खुलती हैं और अधिवृषण से एक शुक्रवाहिनी निकल करके वक्षण नाल से होती हुई उदर गुहा यानी कि पेट की बात करें में प्रवेश करती है और शुक्रवाहिनी मूत्रवाहिनी के साथ फंदा बनाकर मूत्रमार्ग के अधर तक भाग में खुलती है। तो ये क्या है, इसका देखिए पूरा प्रोसेस बताया गया। बाकी इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि आप यही भाषा लिखो। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जो किताबी भाषा है उसको ऐसा नहीं कि आप किताबी भाषा का ही हमेशा यूज करते रहो, कहीं ना कहीं से आप थोड़ा बहुत चेंज करके अपने हिसाब से क्वेश्चन का आंसर जो है ढाल करके अपनी भाषा में लिखो। जितना ज़्यादा आप लोग अपनी भाषा में लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं और ये बिल्कुल एकदम सत्य है, ठीक है। तो इसका देखो ये डायग्राम है, मतलब कि आपका क्या हो गया, ये चित्र हो गया इसका। तो चित्र आपको ऐसे बनाना है, स्क्रीनशॉट कर लो। क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम है। बाकी चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो तीसरा, अंड जनन क्या है और अंड जनन को संक्षिप्त में इसकी व्याख्या करो। देखो अंड जनन क्या होता है, तो स्त्री के अंडाशय के जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं से अंडाणुओं का निर्माण अंड जनन कहलाता है, ठीक है। मतलब अंडाणुओं का निर्माण क्या होता है, अंड जनन है, ये एक प्रक्रिया है। अंड जनन निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होता है। कौन कौन से चरणों में, तो यहाँ पर 3 चरणों में, जो कि पहला क्या है, प्रोलिफेरेशन प्रावस्था, ये पहली इसकी अवस्था होती है। तो और दूसरी होती है वृद्धि अवस्था और तीसरी होती है परिपक्व अवस्था। तो चलिए तीनों को समझते हैं। देखो पहली जो होती है प्रोलिफेरेशन प्रावस्था, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट फेज में इस अवस्था की शुरुआत उस समय होती है जब मादा फिर से माँ के गर्भ में लगभग 7 माह की होती है, ठीक है ना। ये मतलब शुरुआत है। जनन कोशिकाएं विभाजित होकर अंडाशय की गुहा में कोशिका गुच्छ बना देती हैं, जिसे पुटिका कहते हैं और पुटिका एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है और इसे ओगोनियम
कहते हैं। तो ये फर्स्ट इसका मतलब स्टेज होता है जब शिशु जन्म नहीं लेता, उस टाइम की बात है। वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है देखो, तो सेकंड नंबर है वृद्धि प्रावस्था। इसमें होता है यह अवस्था भी उस समय पूरी हो जाती है जब मादा माँ के गर्भ में होती है, और इस अवस्था में ओगोनियम पोषण कोशिकाओं से भोजन एकत्रित करते समय आकार में बड़ी हो जाती हैं, और इसे प्राथमिक ओसाइट भी कहते हैं। तो ये देखो जो दोनों अवस्थाएं, पहली और दूसरी, ये दोनों क्या होती हैं, माँ के गर्भ में, ठीक है ना। जब मादा के गर्भ में शिशु रहता है, यानी कि जो मादा होती है ना, ये गर्भ में ही ये चीज़ें हो जाती हैं, मतलब इतना ज़्यादा चीज़ों का निर्माण हो जाता है। अब जो तीसरी होती है परिपक्व प्रावस्था, इसमें क्या होता है देखो, तीसरा वाला ये क्या होता है देखो इसमें, तो यह क्रिया पूरे जनन काल से 11 से 45 वर्ष लगातार होती रहती है, ठीक है ना। तो अब ये जो है होती रहती है 11 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक। तो प्राथमिक ओसाइट में पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है तथा 2 असमान कोशिकाएं बन जाती हैं, जिसमें बड़ी कोशिका द्वितीयक ओसाइट कहलाती है, और जबकि जो छोटी कोशिका होती है वो प्रथम ध्रुवीय काय कहलाती है, ठीक है। ये हो गया। यह विभाजन अंडोत्सर्ग से पहले होता है, और दूसरा समसूत्री विभाजन अंडवाहिनी से अंडोत्सर्ग के बाद होता है, जिसके फलस्वरूप एक अंडाणु तथा द्वितीयक ध्रुवीय काय बनती है और सभी ध्रुविकाएं नष्ट हो जाती हैं, तथा इस संपूर्ण क्रिया में एक अंडाणु प्राप्त होता है, और ध्रुवीय कार्य का निर्माण अंडाणुओं को पोषण प्रदान करने के लिए होता है। तो देखो यहाँ पर ये तीनों प्रावस्थाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि अंड जनन क्या होता है, और अंड जनन की अगर व्याख्या पूछेगा तो फिर ये आपको जो मैंने बताया आपको प्रोलिफरेशन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्व प्रावस्था, तीनों को आपको बताना पड़ेगा, जिसमें ये 2 प्रावस्थाएं आपकी माँ के गर्भ में हो जाती हैं जब शिशु रहता है, और तीसरी जो होती है वो 11 से 45 वर्ष तक लगातार चलती रहती है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर पर। अब यहां से आपका आता देखो चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 3 में देखो क्या है आपका, इसका नाम, यहां पर इसका नाम है भाई जनन और स्वास्थ्य। तो जनन और स्वास्थ्य से बात करते हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको तैयार करना है, ठीक है ना। तो यहां पर पहला इससे है भाई कि क्वेश्चन पूछता है कि क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है, और यदि हाँ तो क्यों, रीजन बताओ। तो देखो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर, विद्यालय यानी स्कूल, है ना। तो विद्यालयों में यौन शिक्षा अति आवश्यक है, और क्यों, क्योंकि इससे छात्रों को किशोरावस्था संबंधी परिवर्तनों व समस्याओं के निदान की सही जानकारी मिलेगी, ठीक है, पहला पॉइंट। अब देखो इसका रीजन, यौन शिक्षा से संबंधित यौन संबंध के प्रति भ्रांतियों व मिथ्या धारणाओं को खत्म करने में सहायता मिलेगी। मतलब जब आप बायोलॉजी को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नॉलेज होता है कि किस प्रकार से नर और किस प्रकार से मादा जो लिंग निर्धारण के टाइम पर किस टाइप से बनते हैं, सारी चीज़ें जो भी होते हैं, यानी कि मनुष्य के बॉडी के अंतर्गत सारी जो चीज़ें होती हैं, क्रियाएं होती हैं, वो सब आपको अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाएगा तभी तो पता चलेगा, वरना आप भी जो देखिए अनपढ़ व्यक्ति होते हैं जिनको इस चीज़ों का पता नहीं है, मतलब नॉलेज नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो देखो इनको क्या बोलते हैं, अपने मन से बढ़ा चढ़ा के बातों को बढ़ा करके लिखते रहते हैं या बताते रहते हैं, मतलब कहते हैं कि ऐसा होता है ऐसा होता है, जबकि आप किताबी ज्ञान की जब आएंगे पढ़ाई की बात करेंगे तो फिर वहां पर बिल्कुल चीजें डिफरेंट होती हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये यहाँ पर मतलब बताना आवश्यक है स्कूल कॉलेज में, जैसे कि आप अनभिज्ञ ना रहें चीजों से, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके साथ साथ उन्हें सुरक्षित यौन संबंध, गर्भ निरोधक का प्रयोग, यौन संचालित रोगों उनसे बचाव व निदान की जानकारी होगी, और इसके परिणाम स्वरूप आने वाली पीढ़ियों की भावात्मक व मानसिक रूप से समृद्ध हो सकेंगी या होंगी। तो ये इसका रीजन है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है, जिसमें कहा गया कि क्या आप मानते हैं, समझिएगा क्वेश्चन को, क्या आप मानते हैं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान हमारे देश के जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है? क्या आप मानते हैं ऐसा? और यदि हाँ मानते हैं तो इस प्रकार के सुधार वाले कुछ क्षेत्रों का वर्णन भी करिए। चलिए फिर तो जानते हैं, यहां पर देखिए इसमें इसका आंसर आपको जो देना है, आपको आंसर इस प्रकार से लिखना है कि पिछले 50 वर्षों के दौरान निश्चित ही हमारे देश के जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, और इस प्रकार के सुधार वाले कुछ क्षेत्र इस प्रकार से हैं, जैसे कि पहला आपका हो गया शिशु व मातृ मृत्यु दर घटी है। मतलब आज के टाइम पर देखो हॉस्पिटल है, हर चीजें हैं, तो तुरंत
तुरंत जो है ले जाया जाता है, जो भी प्रसव क्रीड़ा होती है जो भी है, तो वहाँ पर क्या होता है भाई, डॉक्टर सब चीज़ों को संभाल लेते हैं। लेकिन आज से 50 साल पहले की बात करें तो इतना ज़्यादा हॉस्पिटल ये सब चीज़ें तो थी नहीं, तो मतलब लोगों को जानकारी नहीं होती, तो यहाँ पर शिशु की भी मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर माता की भी मृत्यु हो जाती थी, जबकि आज ऐसा नहीं है, काफ़ी हद तक जो है सुधार हुआ है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को। चलिए तो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। देखो, यौन संचारित रोगों की शीघ्र पहचान और उनका समुचित उपाय आज उपलब्ध है, लेकिन इससे 50 साल पहले की हम बात करें तो ये चीज़ें सबको पता नहीं चाहिए। यहाँ तक कि बात करें आज के टाइम पर, आप एड्स का नाम सुने होंगे, तो देखो एड्स आप जो है आज के टाइम पर जानते हैं, लेकिन आज से 50 साल पहले की बात करें तो भाई सभी लोगों को इतना नॉलेज नहीं था। तो यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब देखो, बंद दंपतियों को विभिन्न तकनीकियों द्वारा संतान लाभ। नेक्स्ट है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, जीवन स्तर, है ना, ये स्वास्थ्य सुविधाएं जो हॉस्पिटल मैंने बताया। विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधकों की खोज उपलब्धता सब पाया जाता है आज के टाइम पर, आप जाइए मेडिकल पे, है ना। चिकित्सीय सहायता युक्त सुरक्षित प्रसव, लघु परिवारों के लिए प्राथमिकता, यानी कि जो छोटे परिवार हैं, है ना। अब यहाँ पर यौन संबंधी मुद्दों पर बढ़ती हुई जागरूकता, सबको जानकारी हो गई। बढ़ती जनसंख्या के नियंत्रण हेतु प्रयासरत सरकार व आम जनता, यानी कि आम जनता जो भी है वो भी इस पर प्रयास करती है और सरकार भी इस पर प्रयास करती है, जोर देती है। तो ये कुछ इसके प्रमुख क्षेत्र हैं जो कि आपके सामने हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको देखो समझ में आ गए होंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण है। जनसंख्या विस्फोट आप जानते हैं, जनसंख्या वृद्धि जिसे आप बोलते हैं। तो ये सब चीजें देखिए, मैं आपको क्वेश्चन के साथ आंसर दे रहा हूं और एक बार पुनः से आपसे कहना चाहता हूं कि आपको अगर नोट चाहिए ना, तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसी प्रकार से। देखिए बायोलॉजी में आपको ये मैं टाइप करके पढ़ा रहा हूं, है ना, लेकिन वहां पर आपको हैंड रिटन पूरा मिलेगा चैप्टर वाइज, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिंदी का, इंग्लिश का, मात्र 99 रुपए में, ठीक है। तो 99 रुपीज में आप ले सकते हैं हैंड रिटेन नोट्स पूरे के पूरे, और साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑल सब्जेक्ट के साथ साथ सेट मात्र आपको 99 रुपए में इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं, जो कि आपके सामने व्हाट्सएप नंबर दिया गया। तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग ये जो है परचेस कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से आप जारी रखिएगा। एग्जाम तक लगातार आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो जनसंख्या विस्फोट के बारे में जानते हैं। देखो, विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड, या कह रहा है कि यहां पर प्रतिदिन जो व्यक्ति होता है ना, अब देखो यहाँ पर कितना है, ये आपका सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो यानी कि 2 लाख की बात कर रहा है यहाँ पर। तो 2 व्यक्ति प्रति 2 सेकंड 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन, यहाँ पर कह रहा है 60 लाख व्यक्ति प्रतिमाह लगभग, और यहाँ पर बात करें तो 7 करोड़ प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। मतलब आप समझ रहे हैं, 2 व्यक्तियों से अगर बात करी जाए, तुलना करी जाए, तो एक साल में कितने, लगभग 7 करोड़ आबादी, ठीक है ना, बढ़ रही है। और ये होता है जनसंख्या विस्फोट, यानी कि जनसंख्या का बढ़ना। अब देखो, आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को ही हम क्या बोलेंगे, जनसंख्या विस्फोट बोलेंगे। और यह मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वांछित कमी आने से, यानी कि जन्म दर भाई साहब बहुत ज्यादा है और मृत्यु दर कम है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया इसका जनसंख्या वृद्धि का एक रीजन। अब देखो आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या में वृद्धि एवं इसके कारण। तो देखो, किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, ये इसका परिभाषा हो गया। जनसंख्या वृद्धि के कुछ प्रमुख कारण कुछ इस प्रकार से हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पर हैं। देखो इनका कारण क्या है। पहला, स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी, ठीक है, यानी कि ये आपका एक रीजन है। दूसरा, जो कि एक अटपटा रीजन भी आप समझ सकते हैं, जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होना। तीसरा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर का सुधार हो जाना, ठीक है। अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान ना होना, जो भी मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको ये चीज़ें पता नहीं है। उनको ये लगता है कि ज़्यादा ज़्यादा जो है बच्चे होंगे तो ज़्यादा ज़्यादा कमाएंगे और ज़्यादा ज़्यादा फैमिली बढ़ेगी। तो ये क्या है, जनसंख्या वृद्धि। इसी के साथ यहाँ पर और परिवार नियोजन के तरीकों को पूर्ण रूप से ना अपनाया जाना। तीसरा है वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण वह खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। नेक्स्ट है सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा अनेक महामारियों का समूल रूप से निवारण होना। निम्न सामाजिक स्तर के कारण अधिकांश निर्धन व्यक्ति पर विश्वास करता है कि जितने अधिक बच्चे होंगे वो काम करके अधिक धन उपार्जन, मैंने क्या आपको बताया ना जस्ट अभी, कि जो मतलब निर्धन परिवार हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि जितने ज़्यादा बच्चे रहेंगे उतना ज़्यादा वो कमाएंगे, धन उपार्जन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो कमाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा धन
जो है इकट्ठा करेंगे। तो ये भी सोच है लोगों की। अब देखो इसके बाद 8वां है यहाँ पर सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्ति की चाह की दंपत्ति संतान उत्पन्न करते हैं। मतलब जैसे कि लड़के पुत्र की चाह में है ना, तो काफी सारे जो है हो जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, ये जनसंख्या वृद्धि का कारण है। इसी के साथ यहाँ पर नंबर 4 क्वेश्चन देखो, किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों से संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, अपनाने चाहिए। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए यौन संचारित रोगों से या रोग से संबंधित संबंधों में या संबंधों के द्वारा संचारित व अति संक्रामक होते हैं और इन रोगों से बचने के उपाय जैसे पहला सहवास के दौरान कंडोम का प्रयोग, समलैंगिकता से दूर रहें, परगामी व्यक्तियों से यौन संबंध ना बनाएं, वेश्यावृत्ति से दूर रहें। ये सब क्या है, इसके प्रमुख कारण हैं। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार के यौन समस्या होने पर कुशल चिकित्सक से संपर्क करें या परामर्श लें। अनजान व्यक्ति से यौन संबंध ना बनाए। तो ये क्या है प्रमुख इसके 6 रीजन है कह सकते हैं। तो ये आपका हो गया तीसरा चैप्टर। इसके बाद यहाँ पर आता है अगला चैप्टर, ठीक है ना। तो आप देखिए अगले चैप्टर से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है आपके सामने क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं देखिए आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। तो चौथे चैप्टर में देखिएगा पहला क्वेश्चन है आपके सामने मेंडल द्वारा, मेंडल के नियम आपने पढ़े हैं ना, तीनों नियमों को मैं बता चुका हूँ। मेंडल के द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुनने का क्या लाभ हुआ देखिए। तो मेंडल द्वारा प्रयोग में लिए गए मटर के पौधों को चुनने के लिए निम्नलिखित लाभ है, जिसमें से कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला जो लाभ है इसका प्रमुख वो आपके सामने है। यह 1 वर्षीय पौधा है और वे इसे आसानी से बगीचे में उगाया जा सकता है या उगा सकते थे। तो ये पहला। सेकंड देखिए इसमें विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक रूपों को देखने को मिले। तीसरा, इससे स्वपरागित होने के कारण कोई भी अवांछित जटिलता नहीं पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर देखिए अगला है नर व मादा एक ही पौधे में मिल गए, ठीक है। एक ही पौधे में नर भी और मादा भी दोनों, ठीक है। 5वां देखिए यह पौधा आनुवांशिक रूप से शुद्ध व पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधे शुद्ध बने रहे। नंबर 6 देखिए इस पौधे की एक ही पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न होते हैं और ये अतः निष्कर्ष यह निकाला कि इन्हें आसानी से क्या है आप इसमें अध्ययन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपका अंतर वाला क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। अंतर बायोलॉजी में तो आपके आते हैं ना 2-2 नंबर और 3-3 नंबर के लिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर। नेक्स्ट है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर और अगला है एक संकर और द्विसंकर क्रॉस में अंतर। तो ये 3 अंतर हैं। 3 में से आपका एक अंतर बायोलॉजी में इस चैप्टर से 100% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं अंतर। पहला है प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर। तो आपके सामने देखिए एक तरफ प्रभाविता है और एक तरफ है भाई अप्रभाविता, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर 2 अंतर दिए गए हैं, जिसमें पहला क्या है जो प्रभाविता होता है इसमें असमान कारकों के जोड़े में कोई एक कारक दूसरे पर प्रभावी हो जाता है और अप्रभाविता में इसमें जो असमान कारक होते हैं जोड़े में से कोई भी एक कारक दूसरे में छिपकर दब जाता है। दूसरा यहाँ पर अंतर देखो प्रभाविता में यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विपर्यासी गुणों के युग्मों में दिखाई देती है और अप्रभाविता यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विपर्यासी गुणों के युग्म में उपस्थित किंतु प्रकट नहीं होती। तो ये इसका पहला देखिए हो गया ना, स्क्रीनशॉट मान लो। दूसरा जो आपके सामने है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर 3 नंबर, ठीक है ना। तो 3 अंतर यहां पर बताएंगे आपको, देखो जिसमें समयुग्मजी की तरफ पहला जो अंतर है वो आपका होने वाला है, देखिएगा समझिएगा। तो इसमें एक कारक के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी और कैपिटल टी समान है, इसी प्रकार से स्मॉल टी ये भी समान हो गया। विषम युग्मजी में देखिए क्या होता है, इसमें एक कारक के दोनों विकल्पी समान नहीं होते। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग है ना, तो ये विषम हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या होता है जनन के समय एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं, जबकि विषम युग्मजी में अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं, ठीक है। और तीसरा देखिए अंतर आसान से है सारे। इसमें क्या होता है इनकी जो संतानें होती हैं या संतान होती हैं जनक के समजीवी या समजीनी व समलक्षणी होती हैं। विषम युग्मजी में इनकी संतान प्रभावी व अप्रभावी दोनों लक्षण होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका अंतर हो गया। अगला और लास्ट आपका अंतर यहाँ पर है एक संकर और द्विसंकर में अंतर। तो एक तरफ है एक संकर और एक तरफ है द्विसंकर। तो देखिए पहला अंतर है एक ही लक्षण के 2 विभिन्न गुणों का अध्ययन
किया जाता है एक संकर में, जबकि द्विसंकर में क्या होता है, दो विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन होता है। अब देखो इसमें एक संकर में दूसरा अंतर, ऐसा जीव जिसमें एक जीन स्थल पर युग्म विकल्पी विषम युग्मजी हो, ये होता है एक संकर। अब बात करते हैं द्विसंकर की। देखिए तो ऐसा जीव, इसमें ये दूसरा वाला है, ठीक है ना, ऐसा जीव जिसमें दो जीन स्थल पर युग्म विकल्पी भिन्न भिन्न हो, ये दूसरा अंतर। तीसरे अंतर की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों यहां पर आपका होगा कि जो एक संकर होता है इसमें सिर्फ एक ही लक्षण में भिन्न होता है, और जो द्विसंकर होता है इसमें क्या होता है, तो इसमें दो लक्षण में भिन्न भिन्न ये होते हैं। तो देखो इन तीनों में मैंने आपको तीनों का क्या क्या बताया, देखो इसमें मैंने आपको दो अंतर बताए हैं, पहले प्रभाविता और अप्रभाविता में, और समयुग्मजी और विषम युग्मजी में तीन तीन अंतर बताए हैं, क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और आपका जो तीसरा एक संकर और द्विसंकर है इसमें मैंने आपको 3 अंतर बता दिए हैं। तो बायोलॉजी में आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 तक के देखिए आपको मैं सारे क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 3 नंबर और 5 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आज की इस वीडियो में आपको करा दिए हैं। अब भाई साहब आपका एक वीडियो आएगा जिसमें बायोलॉजी के आपके होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ये भी भाई इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर का जो भी आता है, 4 नंबर का लगभग पूछा ही जाता है। यूपी बोर्ड की बात करूँ अगर अदर स्टेट बोर्ड की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा आते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर जल्दी ही मिलने वाली हैं। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी आपसे एक बार कह रहा हूँ कि अगर ये नोट्स आपको परचेज करने हैं, जो भी मैं क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूँ पूरा हैंड रिटन अच्छे तरीके से, तो आप 99 रुपए में ऑल सब्जेक्ट का इस नंबर पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा परेशान देखिए नहीं करना, अगर चाहिए तभी मैसेज करना, वरना आपको मैसेज भी नहीं करना। बाकी सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पर फ्री में आपको दे ही रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।